हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी का लेक्चर और आज है हमारा क्लास थ्री। और इस क्लास थ्री में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन पॉइंट क्या क्या है, आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स के प्रकार पे जाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में और एंजाइम्स के बारे में। तो ये सब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी ऐसा जो मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी है वो बनी होती है किसी से, सेल से बनी होती है। उस सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, उस सेल में सेल वॉल पाई जाती है, उस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सारे किसी न किसी मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं चूंकि ये लाइफ देते हैं और इसलिए हम इनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसे चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सभी मिलके बने होते हैं। इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स थे। तो बायोमॉलिक्यूल्स का कुल मिला के जो नाम यहाँ दिया गया, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इनमें क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसके बाद आपको याद है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक, कभी न कभी नाम तो सुना ही होगा, डीएनए, आरएनए, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, जो भी आप कह लें इनका नाम। तो ये जो बने हुए हैं, ये प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब मिला करके ये सब बायोमॉलिक्यूल्स के ही एक प्रकार हैं। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपने केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है ये, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी, जो हमारे, क्योंकि ऑर्गन मिलके बने होते हैं, कार्बन से मिलके बना होता है और इसलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज जो है पूरी तरीके से हमारा जो बायोलॉजी है वो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अगर हम देखें ध्यान से तो लिपिड्स को ध्यान से देखेंगे, लिपिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और प्रोटीन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। हाइड्रेट, जब भी वर्ड हाइड्रेट कहीं भी जुड़ा हो, आप याद रखेंगे ये, इसका संबंध हमेशा H2O से होगा। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए, है ना, इसका मतलब है कि जब ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है किसके जरिए? वाटर के प्रेजेंस में, तब हम इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो कभी भी ये वर्ड अगर हम कहीं पे सुनेंगे आगे हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वाटर रिएक्शन कर रहा है और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। ये आपको बता दूं, आपने शुगर का नाम सुना होगा, शुगर, हनी को देखा होगा। ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही एक प्रकार हैं। ये एनर्जी को तुरंत देने के लिए, अगर आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए फटाफट, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही देता है सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट के और भी क्वालिटीज होती हैं कि जो बॉडी में स्टार्च होता है प्लांट में, राइट, ग्लाइकोजन होता है हमारे लीवर में, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही एक प्रकार है। तो कहीं ना कहीं इन एनर्जी का स्टोरेज का भी काम करता है। तो हमारी बॉडी में स्टोरेज का भी काम करता है कार्बोहाइड्रेट। और आपको मैं फिर से बता दूं, सेल वॉल, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, जो प्लांट्स में सेल वॉल होता है, सेल वॉल आपको पता है कि बहुत ही मजबूत होता है सेल वॉल। ये जो
सेल होती है, आपको पता होना चाहिए कि इसको स्ट्रेंथ देती है, किसी भी प्रेशर से बचाती है, तो ये भी किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और अगर हम इसको लाइफ में अपने प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो आपको बता दूं कि जो कॉटन का फाइबर है, यानी आप जो पहने हुए हैं, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज क्या है? दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लेकर्स, ब्रेवरीज। आपको पता है ये सारे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। फर्नीचर जो आप बनाते हो भाई साहब, इसमें भी कहीं ना कहीं सेल्यूलोज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में स्टोरेज, मॉलिक्यूल के स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कॉटन फाइबर सेल जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बनी होती हैं वैसे तो, लेकिन ये भी जहाँ बनी होती है इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन से बनी होती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाना होगा तो ये इसी पे पूछेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉटन का फाइबर कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन? तो ज़्यादातर लोग प्रोटीन मारेंगे, लेकिन ये कॉटन फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसके बाद है मोर अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा और जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स दैट फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। जैसा कि हमने बताया कि लिविंग जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग जो एंटिटीज हैं, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल बनाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बाद। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो बनाया जाता है वो कौन बनाता है? प्लांट्स के जरिए बनाया जाता है, और उसे हम फिर लेते हैं एज अ सोर्स, और उसी से हम अपना बॉडी बिल्डअप करते हैं, खासकर एनिमल्स। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। मैंने आपको बताया जो चीनी है ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है जो आप खाते हैं। शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब आप कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। जो आप बीमार पड़ जाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, सब कार्बोहाइड्रेट चढ़ाया जाता है और पानी चढ़ाया जाता है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर। जो मीठा लगता है उनको हम शुगर कह देते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि जो हम खाने की चीनी यूज करते हैं अपने घरों में उसे क्या कहते हैं, तो वो सुक्रोज होती है। जबकि जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोस। याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड पाया जाता है हमारे मिल्क में, और जो शुगर होती है मिल्क में उसे कहते हैं लैक्टोस। जबकि जो घर की चीनी होती है उसे कहते हैं सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स बोलते हैं। इनका सैकेरॉन ग्रीक वर्ड है, उसी से बना हुआ है, जिसको शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। याद रखेंगे, हाइड्रोलिसिस का बात हमने बताई थी हाइड्रोलिसिस के बारे में, कि हाइड्रो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं, उन्हीं के नाम पे इनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं टूटने के, उसके बिहेवियर के आधार पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रोलिसिस के दौरान जब वो वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो उसके दौरान जो बिहेवियर दिखाते हैं उसके आधार पर उनको विभिन्न पार्ट में बांटा गया है। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स: मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। तीन ग्रुप में बांटे गए हैं, कौन कौन से? मोनो, मोनो का मतलब हमेशा वन होता है। ओलिगो, वन से ज्यादा, 1 to 10 के बीच में ओलिगो कहते हैं। पॉली, बहुत ज्यादा, ठीक है। पॉली एक बहुत लंबी चेन हो तो उसे पॉली बोल देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। 20 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि नेचर में हमने देखा है आज तक, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। 20 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ये सबसे कमज़ोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। अगर बॉडी में ये मोनोसैकेराइड जाएगा, याद रखेंगे बॉडी के अंदर अगर ऐसी शुगर जाती है जिसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं तो वह आसानी से पच जाती है। जो आप जो आप जूस पीते हैं, मौसमी का जूस जब आप पीते हैं तो उसको आपने देखा होगा कि जब कोई व्रत रहता है या भूख हड़ताल पे बैठता है तो उसको जूस दिया जाता है, क्योंकि वो तुरंत मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है पेट को, और आसानी से वो पच जाता है। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं सबसे कम कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोस, कलेक्टोज, ये मेजरली जो बहुत ही कॉमन
फॉर्मेट हैं मोनोसैकेराइड्स के, उनके बारे में बता रहे हैं हम। तो ग्लूकोज का आपका स्वीट के बारे में आपको पता है, फ्रूट्स, हनी, जो ये पके हुए फ्रूट्स होते हैं, ये सारे कौन है, इनके अंदर ही ग्लूकोज पाया जाता है। सुक्रोज क्या है, ये ग्लूकोज के साथ ही सुक्रोज भी पाया जाता है। और ये डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, उनको उनका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है डाइसैकेराइड्स का, तो सुक्रोज बनता है। राइबोज के बारे में आपको पता होगा कि डीएनए आरएनए के बारे में जब हम बात करते हैं, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं राइबोस है। राइबोस क्या है, शुगर है। तो शुगर से मिलकर आरएनए डीएनए भी बनते हैं। इसी तरीके से गैलेक्टोस क्या है, गैलेक्टोस इज ए मोनोसैकेराइड्स व्हेन कंबाइंड विद ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स थ्रू ए कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिजल्ट इज द डाइसैकेराइड लैक्टोस। तो ये कहीं ना कहीं जो गैलेक्टोस है और शुगर, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये लैक्टोस बनाते हैं, जो कि मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपको पता है, लैक्टोस, ये सब मिल्क में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं गैलेक्टोस, राइबोस, सुक्रोस और ग्लूकोस के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अगर वो मोनो था, मोनो में सिंगल बॉन्ड होता है, सबसे कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर वो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट पाए जाए कहीं पे, अगर 2 से लेके और 10 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हों, तो इनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। इसका मतलब क्या है कि जब वाटर का प्रेजेंस होगा, लेट्स कंसीडर ये वाटर से रिएक्शन करता है ओलिगोसैकेराइड्स, और ये H2O का प्रेजेंस है, तो इसमें कन्वर्ट होते हैं मोनोसैकेराइड्स में। और ये मोनोसैकेराइड्स कितने बन सकते हैं, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स हैं जो 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के पैदा करते हैं। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स इनको कहा जाता है। इनको ओलिगोसैकेराइड्स को फिर डाइसैकेराइड्स यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स, ट्राइसैकेराइड्स यानी कि 3 और टेट्रासैकेराइड्स यानी कि 4 ऐसे मोनोसैकेराइड्स में अगर बदल दिया जाता है तो इनका नाम भी बदल दिया जाता है। Amongst these the more common are disaccharides। सबसे जो कॉमन होता है वो होता है disaccharides। The two monosaccharides units obtained on hydrolysis of a disaccharides may be same or different। तो जब disaccharides होते हैं, इनको जब तोड़ा जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर के प्रेजेंस में होती है, तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स पैदा करते हैं जो कि सेम हो सकते हैं या डिफरेंट। चलिए यहां से एग्जांपल देखते हैं। डाइसैकेराइड्स को जब तोड़ा गया सुक्रोज को, तो ये बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 2 मॉलिक्यूल टूटे, 2 मोनोसैकेराइड्स बने। जब माल्टोज को तोड़ा जाता है तो 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और ग्लूकोज बनते हैं। और जब लैक्टोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। तो डाइसैकेराइड्स बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिएक्शन करते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनमें टूट जाते हैं। डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 में टूट गए, देखो 2 में टूट रहे हैं, इसलिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनको हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब निकले एक पॉलीसैकेराइड्स में थे, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम हाई, जो हमारा H2 है उसमें रिएक्शन होता है तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, और इसलिए इनको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम। जो गोंद होती है, कभी देखा होगा आपने, जो पेड़ों पे अगर कोई गया होगा तो उसमें देखा होगा गम निकलते हैं वहां से। ग्लाइकोजन जो आपके लीवर में एनर्जी का सोर्स होता है, जब आपका बॉडी बहुत देर तक आप काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जब आपका खाना खत्म हो जाता है, ब्लड का शुगर खत्म हो जाता है, तो ग्लाइकोजन को यूज करता है जो कि लीवर में होता है। सेल्यूलोज के बारे में आपको पता है, सेल वॉल उसी से बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स का बहुत ही यूज है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स। एक शुगर के लॉन्ग चेन होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन सुगर्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये मीठे नहीं लगते, इसीलिए इनको नॉन शुगर भी बोला
जाता है। फाइबर वगैरह जो बनते हैं वो सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जो कॉटन फाइबर की हमने बात की थी, दे आर पॉलीसैकेराइड्स। फिर व्हाट आर दी अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स याद रखेंगे, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अमीनो और एसिड। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे कार्बन के चारों तरफ एक ग्रुप लग जाता है अमीनो ग्रुप, और दूसरा ग्रुप लग जाता है एसिडिक ग्रुप, और इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। याद रखेंगे पूरे हमारे नेचर में 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इन्हीं से सिंथेसिस करके बनाया जाता है प्रोटीन। तो ये पेड़ इसके प्रोटीन को बनाते हैं और इसके बाद हम उनको प्रोटीन को लेते हैं और हमारे अंदर भी जाकर के वो सिंथेसिस होता है। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स मेक इट न्यूट्रल। जब अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप अगर बराबर हो तो न्यूट्रल इसे बनाते हैं। अमीनो जो ग्रुप है अगर वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाएगा, अगर उससे कम हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा। तो यही इसके क्राइटेरिया है अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड का लाइफ में इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे जहाँ ध्यान रखना है, केमिस्ट्री के लिए इतनी इंपॉर्टेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे कि एसेंशियल एंड नॉन, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आखिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं और नॉन एसेंशियल क्या है? दी अमीनो, याद रखेंगे दोनों की परिभाषा, जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ले, अपने अंदर बना ले दूसरे मॉलिक्यूल से, जिसे हम कहेंगे नॉन एसेंशियल। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी जिन चीज़ों को बना लेती है उसे हम एसेंशियल नहीं मानते, लेकिन एसेंशियल वो जरूर है जो हमारे पास नहीं है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, उसे आपको बाहर से लेना ज़रूरी है। अगर उसकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी फिर वीक हो जाएगी। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होंगे जो आपके पास नहीं हो। आपको याद होगा कि आपके पास जो लोग नहीं होते उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, उनकी यादें बहुत आती हैं, राइट? तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स वही है, एसेंशियल लोग हो जाते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा हो। उनकी डिमांड ज़्यादा होगी जो आपसे कम मतलब रखते हैं। फाइन। तो प्रोटीन क्या होती है? मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। फिर भी प्रोटीन एक रिच सोर्स है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे हम प्रोटीन लेते हैं, बहुत सारा बाहरी सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं और फिर वो प्रोटीन जाता है और हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। तो प्रोटीन किस वर्ड से बना है? प्रोटियोस से बना है, विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। का मतलब है क्या? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही होता है। यहां देखेंगे एक टेबल, सबसे ज्यादा बॉडी में वाटर होता है। थुलथुले इसलिए होते हो क्योंकि वाटर है, दबाते हैं तो वाटर ही होता है, इसलिए थुलथुले हो। तो ये जो वाटर है इसके बाद प्रोटीन ही है। प्रोटीन के बारे में अगर मैं आपको पिक्चराइज कर रहा हूं तो वैसे तो पिक्चर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका जो बाल है काला काला, वाइट वाइट, ये सब प्रोटीन से ही मिलके बना है। आपकी आंखों का जो कलर है ये प्रोटीन से ही मिला है। आपके अगर स्किन वाइट है तो ये प्रोटीन से ही इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काली स्किन वालों का प्रोटीन से नहीं बना है। भाई, ब्लैक स्किन वाले भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तुम्हारी नाक प्रोटीन से बनी है, तुम्हारी आंख, तुम्हारे पीले पीले दांत, ये सारे प्रोटीन से ही मिलके बने हुए हैं साहब। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन 10 to 15% जो हमारी बॉडी का वेट है वो प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3% के अराउंड है, लिपिड 2% के अराउंड है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयन 1% के अराउंड है। तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे बनाने के लिए तो भी आपको याद होना चाहिए कि बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड। अगर इसे सजाने के लिए दे दिया जाए क्रम से बनाने के लिए ज़्यादा से कम की तरफ, तो आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद है प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना है हमें। तो चीफ जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क। याद रखेंगे, आपको पसीना जो आता है वो भी प्रोटीन होता है, आपके आंसू वो भी प्रोटीन होते हैं, यानी कि बॉडी में सब कुछ, आपकी लार वो भी प्रोटीन होती है। तो यानी कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन का सोर्स अगर आपने नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जाती करेंगे।
जब कोरोना का अटैक होता है किसी के ऊपर तो उसे प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, विटामिन सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्हाइट बीसी हैं, WBC जो उस पे अटैक कर रहे होते हैं, वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। अगर प्रोटीन की हमारे मात्रा कम हो गई बॉडी में, तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर अटैक बढ़ जाएगा। तो हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है। बॉडी बिल्डर्स भी प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको मसल्स बनाने होते हैं, लेकिन आपके लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ मिलता है? मिल्क में। तो मिल्क जो ना पीता हो वो पीना शुरू कर दे। चीज़ में, पनीर खाना चाहिए, पल्सेस, कुछ ना हो तो दाल तो पी ही लो, पीनट, फिश, मीट, इन सब में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। Now they occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो भी हमारे किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ। हमारा फंक्शन, जो एंजाइम्स होते हैं, राइट, हार्मोन्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन है। तो फंक्शंस, जो हमारे लाइफ का फंक्शन हो रहा है भी प्रोटीन से ही हो रहा है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। जो ग्रोथ और मेंटेनेंस होती है बॉडी का, वो भी प्रोटीन की वजह से ही होता है। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो जो हमारी प्रोटीन होती है उसी से मिलते हैं। तो देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। जो बॉडी हमारी बना लेती है उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जो बॉडी नहीं बनाती है उसे हम एसेंशियल कहते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन का रोल क्या है? टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को। जो हमारा ब्लड होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो ब्लड जो हमारे सारे ऑक्सीजन लेके जाता है, ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, वो सब जाहिर सी बात है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्रोटीन करती है। WBC जो होती है वो इन्फेक्शन से लड़ती है, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा होगा टू फाइट इन्फेक्शंस ऑर्गेनिजम्स, यानी WBC भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हार्मोन्स भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और एंजाइम भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रोटीन से ही मिलके बनती हैं। एंजाइम क्या होता है? आपने कैटालिस्ट का नाम सुना होगा। कैटालिस्ट का नाम सुना होगा। आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं हमारे पेट में वो जाता है, तो आपको पता है उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। पता चलेगा कि जितना एनर्जी हमें निकाल लानी थी, सोच के देखो कि आप गन्ने का जूस निकाल रहे हो, राइट, कोल्हू से गांव में गन्ने का जूस निकाल रहे हो, पूरी ताकत लगा के जितना जूस एक गिलास पिया, उससे ज़्यादा उस जूस को निकालने में एनर्जी चली गई। क्या फ़ायदा हुआ साहब? नहीं ना। हमारी बॉडी में एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बिना अपना रूप बदले। यानी कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन से पहले, लेट्स कंसीडर कि यहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट है और ये H2O के प्रेजेंस में दोनों के बीच रिएक्शन शुरू हो रहा था। इसके बाद आपको पता है कि मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जो भी बन रहा है यहाँ पे। अगर ये हम रिएक्शन जो ऑटोमेटिक होने दें बिना कैटलिस्ट के, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये एंजाइम कैटलिस्ट हो जाए, आ जाए आपकी, जो एंजाइम हम जिसको कहते हैं, इनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं? ये इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कम एनर्जी में ही कार्बोहाइड्रेट आसानी से टूट जाए, इसके लिए एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की सबसे खास बात और क्या होती है? एंजाइम्स की सबसे खास बात एक और होती है कि भाई ये पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए ही होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब H2O का रिएक्शन होगा तो यहां पे जो एंजाइम होगा वो अलग होगा। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पे जो एंजाइम होगा वो अलग होगा। सोच के देखो, आप इकट्ठा ही सारा खाना खा लेते हो, वो चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो एंजाइम होते हैं ये पहचान जाते हैं। ये एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे ताले की चाबी। ये रिएक्शन में जाएंगे और ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कौन सा, अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसका इसमें ये लग जाएंगे।
इसकी चाबी सेट हुई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से और कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन तेज हो गया। जो प्रोटीन वाला एंजाइम होगा वो प्रोटीन पे पहुंचेगा और प्रोटीन के चाबी लगाएगा और प्रोटीन के रिएक्शन को तेज कर देगा। जो लिपिड वाला होगा वो एंजाइम लिपिड में पहुंचेगा और लिपिड की स्पीड अप कर देगा। तो इस तरीके से एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम की सबसे बड़ी बात है, जो बायो एंजाइम्स जो होते हैं इनका अपना एक टेम्परेचर होता है। 40 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे जो एंजाइम होते हैं वो सह सकते हैं। 40 डिग्री के ऊपर हमारे एंजाइम खत्म होने लगते हैं, इसलिए बुखार बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बुखार जब आता है तो हमारे एंजाइम नष्ट होने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम मर जाएंगे। तो इसलिए एंजाइम्स जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायो एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, इनका 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो जो ज्वालामुखी के आसपास पाए जाते हैं, उनका उनका एंजाइम एक्टिवेट ही होता है 45 डिग्री के ऊपर, तो वो अलग बात है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल एनिमल्स हैं, इनकी एंजाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद खत्म होने लगते हैं। तो ये देखेंगे एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज। याद रखेंगे माल्टोज को जो हाइड्रोलिसिस करता है आसानी से उसे माल्टेज नाम रख दिया गया। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लगभग सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। बहुत कम ऐसे होते हैं एंजाइम्स जो प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनको हम राइबोजाइम्स कह देते हैं। अब हम चलते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स क्या होते हैं भाई साहब? तो लिपिड के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं। लिपिड एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लिपिड, जब भी लिपिड की बात करूं आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे? फैट। नॉर्मली कॉमन सेंस के लिए फैट रखेंगे, वैसे फैट से बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। लिपिड के अंदर ही जितने तरीके के फैट होते हैं वो सब लिपिड का है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल क्यों ना हो, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे वो आपका जो फैट आप नॉर्मली खाते हैं, वो सारे के सारे जो आप तेल सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, सब लिपिड का ही एक फॉर्म है। लेकिन लिपिड बहुत तरीके के होते हैं। एक को आप कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, एक को आप कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल, एक को आप कह देते हैं फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, या है ये सब क्या है? ये लिपिड के ही एक फॉर्म है, याद रखेंगे। तो स्टेरॉइड के बारे में, स्टेरॉइड क्या होता है? तो ये प्रोटीन नहीं होता भाई, ये लिपिड होता है। ओके, चलिए लिपिड के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। लिपिड्स आर ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच प्लेज अ मेजर रोल एज ए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एंड एन एनर्जी रिसोर्स। याद रखेंगे ये एनर्जी का भी सोर्स है और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है। कैसे है स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल? ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो हमारी सेल होती है, सेल, इसको जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको उस दिन भी बताया रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड से ही बनी होती है। तो स्ट्रक्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोचो। और जो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर जो मोटे हो जाते हैं वो फैट है, वो भी लिपिड है। तो एनर्जी का सोर्स है कि नहीं है? तो जो लिपिड है ये दोनों है, एनर्जी का सोर्स भी है और स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन भी करते हैं। तो देखिए, triglycerides, phospholipids and steroids are different types of lipids found in the body. ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ये सब लिपिड के ही फॉर्म है। द टू टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर फैट्स एंड ऑयल। तो ट्राइग्लिसराइड के दो प्रकार होते हैं जिनको हम फैट एंड ऑयल बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता है ये ट्राइग्लिसराइड है, जो ऊपर हम मोटे हो रहे होते हैं। जो ऑयल होता है, जो लिक्विड अब जो इस पे सब्जी बनाते हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड होता है। The main difference between lipids and fat is the lipids are a broad group of molecules whereas fat are a type of lipid. तो फैट क्या है? लिपिड का ही एक छोटा गोला। ये बड़ा गोला, इसके अंदर फैट आता, तो लिपिड एक बड़ा गोला है। फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। जो फैट होते हैं वो कहाँ? एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होते हैं। हमारी एनिमल स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। इट इज मेनली यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन द बॉडी। ये एनर्जी स्टोर की तरह काम करता है। मोस्ट स्टेरॉइड्स इन द बॉडी सर्व एज हार्मोन्स। जो
स्टेरॉइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। आपको पता होगा कि बॉडी में हमारे जो स्टेरॉइड लेते हैं लोग बॉडी बनाने के लिए, वो हार्मोन्स को एक्टिव कर देते हैं और उनकी बॉडी मसल्स वगैरह बनने लगती है। फॉस्फोलिपिड्स मेनली अकर इन दिस सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो तीन आपको पता चल गया, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड। A lipid is chemically defined as a substance that is insoluble in water। याद रखेंगे कि जो हमारा फैट होता है, लिपिड होता है, वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है, सॉल्व हो जाएगा। अगर उसे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाएगा, उसमें घुल जाएगा, नॉट पिघल जाएगा। लिपिड्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। टुगेदर विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ, प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ, और उसके साथ लिपिड भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर लिपिड्स। याद रखेंगे कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल बहुत बदनाम वर्ड है, आपको याद होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। इसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे अभी। लिपिड इज नॉट नेसेसरली ए ट्राइग्लिसराइड। याद रखेंगे सारे लिपिड ट्राइग्लिसराइड नहीं हो सकते, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या है, छोटा गोला है। लिपिड एक बड़ा गोला, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड एक छोटा गोला है। ट्राइग्लिसराइड्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फैट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल एज वेजिटेबल फैट। इसके बाद फैट की हम बात करते हैं। फैट इज वन ऑफ द थ्री मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। याद रखेंगे यहाँ पे जो फैट की बात चल रही है वो एनर्जी सोर्स की बात चल रही है। फैट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन। आपको याद होगा कि 4 तरीके की विटामिन होती हैं, ए बी सी एंड डी, जो भी हैं, और भी होती हैं, के भी होती है। इसमें से ए और डी जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी और सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ए और डी बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी और सी कितना भी ले लो वाटर सोल्यूबल है, ये आपके बॉडी से बाहर पसीने के जरिए और डिफरेंट प्रकार से बाहर चले जाते हैं ये। ठीक है, तो जो फैट्स होते हैं ये जो विटामिन को अपने अंदर लेते हैं, खास करके ए और डी जो विटामिन होते हैं वो फैट में ही सोल्यूबल होते हैं। फैट्स लाइक अदर लिपिड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जो फैट होते हैं ये भी वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में ये नहीं घुलते हैं। नाउ व्हाट आर दी फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स ही हैं जिनसे फैट अल्टीमेटली बनता है। फैट तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जब इकट्ठा हो गया तो उसे फैट बोलते हैं, जबकि जो फैटी एसिड है जब प्रोसेस में हो रहा होता है तो उसे फैटी एसिड कहते हैं, जब फैट बन रहा होता है। तो फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिल एसिड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फैटी एसिड है, with organic compounds in which carbon atoms form open chain and are either saturated or unsaturated। तो कुल मिला के फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? ओपन चेन बनाते हैं और इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इन पे हम चर्चा करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो some fatty acids are called essentials because they cannot be synthesized in the body from simpler constituents। तो जो भी आपको पता है एसेंशियल क्या होगा, जो बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए वो एसेंशियल होते हैं। और दो ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड आपने सुना होगा, ओमेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, याद है? ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत सारे जो दवाइयाँ होती हैं क्लेम करती हैं कि उनके अंदर ओमेगा 3 है, खास करके बहुत सारे लोग जो रिवाइटल खाते हैं ये कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये बॉडी हमारी सिंथेसिस नहीं कर पाती, इसलिए इसको हम बाहर से लेते हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड को ओमेगा 3 बोलते हैं और लिनोलिक एसिड को ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोला जाता है। जो फैट होते हैं इनको, जो हमारी बॉडी में
पहुंचता है, तो जो एंजाइम इनको तोड़ता है उसे हम बोलते हैं लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स और फैट्स को हमारे स्टमक में तोड़ते हैं जब हम कोई चीज़ लेते हैं, खाना खाते हैं। नाउ हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड की। अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं तो ध्यान रखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखेंगे, सिंगल बॉन्ड सी 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 सी, कहीं भी डबल बॉन्ड एच एच, सिंगल बॉन्ड, यहां से लेके यहां तक देखो एक सिंगल बॉन्ड बना है केमिस्ट्री में, तो इसे कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वहीं पे अगर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। तो अगर डबल बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और अगर सिंगल बॉन्ड ही हो तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वेरी डेंजरस। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को खाना हमारे लिए हेल्दी होता है। तो सैचुरेटेड फैट के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। A saturated fat is a fat in which the fatty acid all have single bond. जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। A saturated fat has the maximum number of hydrogen bonded to the carbon and therefore is saturated with hydrogen atom. तो क्या होता है? आपको पता है ये सैचुरेट हो गया हूँ यार, मैं पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो गया हूँ यार, अब मेरे ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है यहाँ भी इतने हाइड्रोजन लगा दिए कि सैचुरेट हो गया, अब उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम नहीं लगाए जा सकते उसके ऊपर। जो एनिमल फैट होता है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट आर सैचुरेटेड, जबकि मोस्ट ऑफ द फैट जो प्लांट्स में पाए जाते हैं दे आर अनसैचुरेटेड। जो फिश का जो फैट होता है वो भी अनसैचुरेटेड होता है। मैनी एक्सपर्ट्स रेकमेंड डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट। याद रखेंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करने की बात करते हैं। तो याद रखेंगे अनसैचुरेटेड, जब भी मैं नाम लूँ आपको याद रखना है जो एनिमल का ऑयल होता है, जो हम तेल खाते हैं, दैट इज व्हाट? अनसैचुरेटेड फैट। और जब भी हम डालडा खाते हैं वो है सैचुरेटेड फैट। Saturated fats are popular with manufacturers of processed food because they are less vulnerable to rancidity and are in general more solid at room temperature than unsaturated fats। याद रखेंगे कि अगर हम डालडा में कोई चीज़ बना दें और हम शीत ऑयल में कोई चीज़ बना दें तो डालडा वाली चीज़ें कम खराब होती हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं अगर वो भी कोई चीज़ बना दें, नमकीन वगैरह बना दें, तो वो बहुत दिन तक चलती है, जल्दी खराब नहीं होती है। और रूम टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सॉलिड अवस्था में होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड होंगे वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट के बारे में थोड़ी जानकारी और रखते हैं। एन अनसैचुरेटेड फैट इज फैट और फैटी एसिड इन विच देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जरूर होगा, कम से कम एक। Where double bonds are formed, hydrogen atoms are eliminated। जहां भी डबल बॉन्ड पाया जाएगा एक हाइड्रोजन जो एटम होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स कंटेन समवॉट लेस एनर्जी। याद रखेंगे जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो कम एनर्जी रखते हैं, कुछ कम कैलोरी रखते हैं सैचुरेटेड फैट की जगह पे। तो द ग्रेटर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ए फैटी एसिड द मोर वल्नरेबल इट इज टू रैंसिसिटी। याद रखेंगे जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा किसी फैटी एसिड में उतना ज़्यादा उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं हमारे लिपिड ऑक्सीडेशन को, ठीक है। तो लिपिड का जो ऑक्सीडेशन है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। उनको क्या होते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होने देते हैं। अब बात करेंगे हेल्दी फैट्स की। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ध्यान रखेंगे दोनों जगह अनसैचुरेटेड वर्ड जुड़ा हुआ है। जब भी अनसैचुरेटेड वर्ड जुड़ जाएगा मतलब उसकी हेल्दी हेल्दी है वो। द मेन टाइप ऑफ हेल्दी फैट्स आर मोनो अनसैचुरेटेड, polyunsaturated, alpha linolenic acid and omega-3 fatty acids and linoleic acid and omega-6 fatty acids। ये सारे कौन हैं? ये सारे हैं हेल्दी फैट्स। इनको कहा जाता है द फैट इज टर्म्ड मोनो अनसैचुरेटेड इफ देयर इज वन डबल बॉन्ड। अगर वन डबल बॉन्ड है पूरे में तो मोनो अनसैचुरेटेड है, और अगर दो या दो से अधिक बॉन्ड हैं अनसैचुरेटेड फैट में तो उसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे।
ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर हार्ट हेल्दी, याद रखेंगे हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, एंड कैन हेल्प इन लोअरिंग हाई ट्राइग्लिसराइड वैल्यू इन ब्लड। दे आर फाउंड इन फिश, सोयाबीन प्रोडक्ट्स, वॉलनट्स एट्सेट्रा। तो कुल मिला के जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जिनको आप कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल इनको कहा जा सकता है, दे आर वेरी हेल्दी। ये क्या करते हैं, आखिर इनमें क्या डिफरेंस है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में? याद रखेंगे दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड क्या करता है, ये टिश्यू का जो फैट है, टिश्यू फैट इज रिमूव्ड। हाउ? टिश्यू फैट को कहां भेज देगा, लीवर में भेज देगा, और लीवर इनको रिमूव कर देगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये क्या करते हैं, टिश्यू को इनरिच करते हैं फैट से। तो हमारा जो टिश्यू है, हमारे जो सेल्स हैं, उनमें जो फैट इकट्ठा करने का काम है वो बैड कोलेस्ट्रॉल करता है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, टिश्यू से फैट को रिमूव करता है। इसीलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोथ दीज फैटी एसिड्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर फैटी एसिड। अनहेल्दी फैट्स क्या होते हैं? द मेन टाइप्स ऑफ अनहेल्दी फैट्स आर सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। दो फैट जो होते हैं ये बहुत ही अनहेल्दी माने जाते हैं, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। याद रखेंगे दो फैट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट दोनों अनहेल्दी माने जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स आर प्राइमरली फाउंड इन फूड दैट कम फ्रॉम एनिमल्स सच एज मीट एंड डेयरी। मीट और डेयरी से सैचुरेटेड फैट आते हैं। सैचुरेटेड फैट्स आर अनहेल्दी बिकॉज दे इंक्रीज एलडीएल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, राइट, और इसलिए इनको अनहेल्दी माना जाता है। एग्जाम्पल्स हैं मीट हाई फैट, चीजेज हाई फैट, कट्स ऑफ मीट, बटर, आइसक्रीम, पाम एंड कोकोनट ऑयल्स, ये सारे क्या हैं, सैचुरेटेड फैट हैं, और ये कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट्स और ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड, देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो एक तरफ के बजाय दूसरी तरफ लगा दिया जाए जाके, उसे हम बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस अनसैचुरेटेड, देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी अगर ट्रांस बना दिया जाए तो ये भी नुकसान करने लगता है। ट्रांस फैटी एसिड तो है ही है खतरनाक, लेकिन ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी खतरनाक है। तो ये नेचर में अनकॉमन है, नेचर में जनरली नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं ट्रांस फैट, इसको हम बना लेते हैं। जैसे कि हम ऑयल को ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डालडा है क्या, डालडा इज ए ट्रांस फैट, डालडा इज व्हाट, ट्रांस फैट। इसे तेल से हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रांस फैट में, इसे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बना देते हैं। जो चीज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाए इसे ज्यादा देर तक रखा जा सकता है, ज्यादा बढ़िया से इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, इसलिए ट्रांस फैट बनाया जाता है। ट्रांस फैट इज सिंपली लिक्विड ऑयल्स टर्न इनटू सॉलिड फैट्स। देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, सॉलिड जो लिक्विड ऑयल होता है उनको सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया। इतना कॉमन सेंस है, आपको पता होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के दौरान ऐसा किया जाता है। ट्रांस फैट्स आर वर्स देन सैचुरेटेड फैट्स, और ट्रांस फैट जो होते हैं ये सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दे इंक्रीज एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। याद रखेंगे एलडीएल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इनको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं। अगर ट्रांस फैट में अगर बना दिया जाए, चिप्स वगैरह तल दिए जाएं, तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। और एक नाम और आप जानते रहिएगा, इसको कहते हैं पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड। क्या कहते हैं इसको, पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड। इसको ट्रांस फैट भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को ले जाकर के दूसरी तरफ जोड़ दिया जाता है। Partially hydrogenated oil is less likely to spoil, so foods made with it have longer shelf life। यानी अगर चिप्स ऐसा रख दिया जाए जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बना हो तो वो काफ़ी समय तक रुकेगा, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ट्रांस फैट्स आर इजी टू यूज़, इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस,
एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ट्रांस फैट्स गिव फूड्स ए डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।